नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है मनोविश्लेषणात्मक आलोचना। हिंदी की मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, उसका उद्देश्य और उसका प्रभाव। मनोविश्लेषणात्मक आलोचना जो है उसका उद्देश्य यह दिखाना होता है कि एक जो साहित्यिक कृति है वो एक साहित्यिक या सांस्कृतिक कार्य जो हमेशा ही जटिल होता है और विरोधाभासी मानवीय इच्छाओं के द्वारा संरचित होता है, तो इसके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। सिगमंड फ्राइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके द्वारा विकसित ये मनोविश्लेषणात्मक आलोचना मानसिक स्थितियों का चिकित्सीय उपचार है जो अचेतन विचारों और व्यवहारों के बारे में आपकी जागरूकता बढ़ाने, आपकी प्रेरणाओं में नई अंतर्दृष्टि विकसित करने और आंतरिक संघर्षों का हल करने पर केंद्रित है। मनोविश्लेषणवादी कवि अज्ञेय को माना जाता है। आप सभी ने इनकी कविताएं पढ़ी होंगी और असाध्य वीणा आप लोगों के सिलेबस में है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मन दो भागों में विभाजित होता है, पहला चेतन और दूसरा अचेतन। ये अचेतन और चेतन दोनों मन के दो भाग हैं। फ्राइड के जो विवरण है उसके अनुसार अचेतन मन में वे सभी विचार, इच्छाएं, भावनाएं और जो यादें हैं वो शामिल होती हैं जो चेतन मन में मौजूद नहीं होती हैं। इस तरह से अचेतन मन की जो सामग्री है वो अक्सर अप्रिय होती है। मनोविश्लेषणात्मक आलोचना फ्रायड और बाद के सिद्धांतकारों के द्वारा जो उनके ग्रंथों की व्याख्याएं हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के तरीकों को वह सिखलाती हैं। इनकी आलोचनाएं जो है फ्रायड की वो तर्क देती हैं कि साहित्यिक जो पाठ है वो सपनों की तरह लेखक की गुप्त अचेतन इच्छाओं और चिंताओं को व्यक्त करते हैं। एक जो साहित्यिक कृति होती है वो लेखक की अपनी न्यूरोसिस की अभिव्यक्ति है, यानी उसके मन मस्तिष्क में कहीं दबी पड़ी जो अभिव्यक्ति है वो उसके लेखन में उभर कर सामने आती है। आप कई रचनाकारों को देखेंगे, मैं मुख्यतः आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। अज्ञेय ने तार सप्तक लिखा था और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, आंगन की पार द्वार, कितनी नावों में कितनी पार, और जो उनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, ये सभी जो उनके उपन्यास हैं ये मुख्यतः मनोवैज्ञानिक उपन्यास माने जाते हैं। और शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो फ्रायड की मनोवैज्ञानिक नियतिवाद सिद्धांत पर आधारित उपन्यास है। हिंदी आलोचना में गजानन माधव मुक्तिबोध की दो पुस्तकें हैं, एक साहित्यिक की डायरी तथा कामायनी पुनर्विचार। वो इसी मनोवैज्ञानिक ढंग के सिद्धांतों पर आधारित आलोचना की पुस्तक है। वर्तमान जो बुद्धिवादी दौर है, भौतिकवादी युग है, इसको यदि मनोविश्लेषणवादी या समस्या प्रधान युग कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज का जो मानव है वो नितांत बौद्धिक है, भौतिक है। आज वह किसी भी विचार या सिद्धांत को केवल आस्था या विश्वास के आधार पर स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह उसको बुद्धि के तराजू से तौलकर तर्क की कसौटी पर परखता है। अति बौद्धिकता और भौतिकता के कारण ही आज मानव जीवन जो है वो जटिल से जटिलतर होता जा रहा है और हम मनुष्य अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनसे निकलने का हमें मार्ग नहीं सूझ रहा है और हर क्षण हम अनमनस्कता की स्थिति में जीने को अभिशप्त हैं। हर समय हर स्थान पर उधेड़-बुन में हम लगे रहते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें और क्या नहीं करें। तो परिणाम स्वरूप जो समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, वो और हमें उलझा देते हैं और संघर्ष में हम लगातार लगे हुए हैं और यही संघर्ष हमारे समकालीन रचनाओं में नजर आता है। मानव जीवन की जो समस्याएं हैं, जब उसका निदान नहीं मिलता तो मनोविश्लेषण की जो महती आवश्यकता है उसका अनुभव हम करते हैं। साहित्य जीवन और जगत की आलोचना है। जीवन और जगत का क्षेत्र इतना विस्तृत, इतना व्यापक है कि इसमें मानव का समग्र जीवन और उसके सभी क्रियाकलाप समाहित हो जाते हैं।
अतः साहित्य का मुख्य विषय है मानव। इस प्राणी जगत में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, तर्क की शक्ति है। यह शक्ति अन्य प्राणियों में नहीं होती। अपनी इसी शक्ति के बल पर आज मानव ने अपनी संपूर्ण जगत पर, विश्व पर प्रभुता स्थापित कर ली है। आज उसने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोज करके अनेक रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। आज हमारे शब्दकोश में कह सकते हैं कि असंभव शब्द के लिए स्थान नहीं है। यदि आज मनुष्य के सामने कोई चुनौती है तो वह है मृत्यु। वह इसके रहस्य से अनभिज्ञ है और इस दिशा में निरंतर अनुसंधान कर रहा है। शायद किसी दिन हमें इस कार्य में भी सफलता मिल जाए तो वह दिन मानव सृष्टि का शायद सबसे श्रेष्ठ दिन होगा। मानव जो है वो स्वभाव से ही चिंतनशील है, तर्कशील है, जिज्ञासु प्राणी है। अपने इसी स्वभाव के कारण वह आदिम युग से ही नवीन ज्ञान विज्ञान को तलाशता रहा है। मानव का ध्यान सर्वप्रथम जीवन और जगत के रहस्य की ओर गया। पहले तो उसने जीवन और जगत का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया और अवलोकन किया। फिर इसके अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया। इसके तहत उसने आत्मा, परमात्मा, मन, चेतना, ज्ञान, योग, समाधि जैसे अनेक स्वानुभूत तत्वों की खोज की। उसकी इसी खोज ने मानव के मनोविश्लेषणवाद को जन्म दिया और दर्शन को जन्म दिया। जब उसने पहली बार स्वयं मानव जीवन से कुछ क्रियाओं को लक्ष्य करके कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तो एक अलग शास्त्र का जन्म हुआ जिसको कालांतर में मनोविज्ञान कहा गया। प्रारंभिक तौर पर विद्वानों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, विचारों का विज्ञान कहा है और मनोवैज्ञानिक आलोचना जो है उसका उद्देश्य फ्राइड के प्रश्न को एक तरह से उल्लेखित करता है, निर्देशित करता है कि आपने ऐसा क्यों किया। लेखक ने अगर लिखा तो उसने क्यों लिखा, पात्रों को चुना तो क्यों चुना। लेखकों या पात्रों या पाठकों के लिए आप किस विषय को चुनते हैं यह महत्वपूर्ण है। किसी पात्र को देखते हुए मनोवैज्ञानिक आलोचना का लेखक जो है वो रचना को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जिसके व्यवहार को मनोवैज्ञानिक रूप से समझाया जा सके। मनोविश्लेषणात्मक साहित्यिक आलोचना या साहित्यिक सिद्धांत है जो विधि अवधारणा के रूप में फ्राइड के द्वारा शुरू की गई मनोविश्लेषण की परंपरा से प्रभावित है। मनोविश्लेषणात्मक जो पाठ है, जो पठन का अभ्यास है, वो मनोविश्लेषण के शुरुआती विकास से ही किया जाता रहा है और यह एक विषम व्याख्यात्मक जो परंपरा है उसके रूप में विकसित हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक साहित्यिक आलोचना एक एकीकृत क्षेत्र जो है उसका गठन नहीं करती है। हालांकि सभी प्रकार कम से कम एक निश्चित सीमा तक इस विचार का समर्थन करते हैं कि साहित्य मूल रूप से मानव मन के साथ जुड़ा हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक आलोचना जो है वो कलाकारों, जिसमें लेखक भी शामिल हैं, को एक तरह से मानसिक उनका अध्ययन करती है। हालांकि एक कलाकार जो है अपनी कला को बनाने के कार्य में मानसिक संतुलन में होता है, संपूर्णता की ओर अग्रसर होता है और वापस लौटने का मतलब पाठकों के पास लौटने का मार्ग प्रशस्त करता है। उसके साथ कई बाहरी अभिव्यक्तियां होती हैं और वो अंतिम परिणामों से एक लेखक हमेशा बचना चाहता है। मनोविश्लेषणात्मक साहित्यिक आलोचना का उद्देश्य है अपने सबसे सरल रूप में लेखक का मनोविश्लेषण या किसी दिए गए कार्य में किसी विशेष रूप से दिलचस्प चरित्र का विश्लेषण। यह जो आलोचना है मनोविश्लेषण के समान ही है और फ्राइड के जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और अन्य कार्यों में चर्चा की जो विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक प्रक्रिया है उसका बारीकी से पालन करती है। इसके क्षेत्र में जो आलोचक हैं वो काल्पनिक पात्रों को मनोवैज्ञानिक केस स्टडी के रूप में देखते हैं जो एक तरह से ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, फ्राइडियन स्लिप्स, आईडी, अहंकार और सुपर ईगो जैसे फ्राइडियन अवधारणाओं की पहचान का प्रयास करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं
कि वे काल्पनिक पात्रों के विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करते हैं। हालांकि मनोविश्लेषणात्मक आलोचना एक जटिल आलोचना का क्षेत्र है और मनोविश्लेषण की अवधारणाओं का कथात्मक या काव्यात्मक संरचना के संदर्भ में एक विश्लेषण तैयार करना कठिन कार्य है। लेखकीय मानस तक पहुंचने की आवश्यकता होती है रचना की। उसके क्षेत्र में मनोविश्लेषण का पक्ष रखना एक थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है और कई आलोचकों ने इसको कठिन प्रक्रिया माना है। फ्रांसीसी मनोविश्लेषक हैं जैक्स लैकन। उनकी टिप्पणी है कि अचेतन एक भाषा की तरह संरचित होता है और इस अचेतन को जब हम व्याख्यायित करते हैं तो यह उसी की तरह उलझा होता है जैसे हमारा अचेतन उलझा होता है। मनोविश्लेषण के संस्थापक ग्रंथों को स्वयं साहित्य के रूप में माना जा सकता है और उनके सैद्धांतिक सामग्री पर उनके औपचारिक गुणों द्वारा डाले गए प्रकाश को देखा जा सकता है। फ्राइड के जो ग्रंथ हैं अक्सर जासूसी कहानियों, पुरातात्विक कथाओं से मिलते जुलते हैं जिनके वे बहुत शौकीन थे। साहित्यिक आलोचना के सभी रूपों की तरह मनोविश्लेषणात्मक आलोचना साहित्यिक कार्य में कभी कभी भ्रमित करने वाले प्रतीकों, क्रियाओं और सेटिंग्स के लिए उपयोगी सुराग दे सकते हैं। हालांकि साहित्यिक आलोचना के सभी रूपों की तरह कुछ साहित्यिक आलोचक जो हैं वो मनोविश्लेषणवाद को एक संपूर्ण आलोचना पद्धति मानते हैं और उनके अनुसार ये उपयुक्त दृष्टिकोण है जो किसी भी रचना का संपूर्णता में, जटिलता में उसको प्रकाशित करता है, व्याख्यायित करता है और रचना को संपूर्ण तौर पर पाठक के सामने खोलकर रख देता है। लेकिन इसमें खतरा यह है कि गंभीर छात्र जो हैं वो इसके सिद्धांत को समझ सकते हैं, लेकिन जो औसत पाठक हैं वो नहीं समझ सकते। जो फ्रायड का दृष्टिकोण है साहित्यिक आलोचना के लिए वो एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है। किसी भी महान कथा साहित्य या महान कविता को मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक केस स्टडी के रूप में देखना अक्सर इसके व्यापक महत्व और शायद जो उसका साहित्यिक सौंदर्य अनुभव है उसको नजरअंदाज कर देता है। तो एक तरह से इस आलोचना पद्धति की एक कमजोरी है यह, जो उसके सौंदर्य को, रचना के सौंदर्य को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रायड ने साहित्य पर कई महत्वपूर्ण निबंध लिखे थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने लेखकों और पात्रों के मानस का पता लगाने, कथा रहस्यों को समझाने और मनोविश्लेषण में नई अवधारणाओं को विकसित करने के लिए किया था। उन्होंने जैसे शेक्सपियर के जो हैमलेट है उनके प्रभावशाली पाठ को अपने अध्ययन में शामिल किया था। हालांकि आलोचना की गई है कि उनके और उनके शुरुआती अनुयायियों के अध्ययनों में स्पष्टीकरण की जो मांग है कलात्मक और साहित्यिक कार्य नहीं है, बल्कि कलाकार, लेखक या काल्पनिक पात्रों की मनोविज्ञान और जीवनी है। इस तरह से फ्रायड के शुरुआती अनुयायियों में से कई मनोविश्लेषकों ने कवियों और चित्रकारों का मनोविश्लेषण करने के प्रलोभन का विरोध नहीं किया। कभी कभी फ्रायड की निराशा के लिए बाद के विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला कि स्पष्ट रूप से कोई लेखक का उसके पाठ के आधार पर मनोविश्लेषण नहीं कर सकता है। प्रारंभिक मनोविश्लेषणात्मक जो साहित्यिक आलोचना है अक्सर वो पाठ को इस तरह से देखती थी जैसे कि वह एक तरह का सपना हो। इसका मतलब यह है कि पाठ अपनी वास्तविकता या जो अव्यक्त है उसके भीतर सामग्री को स्पष्ट या प्रकट सामग्री के पीछे दबा देता है। अव्यक्त से प्रकट सामग्री में बदलने की प्रक्रिया को स्वप्न कार्य के रूप में जाना जाता है और इसमें एकाग्रता और विस्थापन के संचालन शामिल होते हैं। आलोचक स्वप्न कार्य की प्रक्रिया को उलटने और अंतर्निहित अव्यक्त जो विचार हैं उन तक पहुंचने के लिए पाठ की भाषा और प्रतीकवाद का विश्लेषण करता है। यहाँ पर खतरा यह है कि इस तरह की आलोचना
साहित्य के कार्यों की जो अस्पष्टताओं को स्थापित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संदर्भ में समझाते हुए कम करने वाली होती है, और इस काम का बहुत कम हिस्सा आज भी बहुत अधिक प्रभाव रखता है। बाद में पाठकों ने इसको और अधिक आसान तरीके से समझने की कोशिश की, और फ्राइड के एक अन्य शिष्य हैं जिनका नाम है करेन हार्नी, उन्होंने फ्राइड से नाता तोड़ लिया और उनके काम विशेष रूप से मनोविश्लेषणात्मक आलोचना की अन्य समृद्ध शाखाओं को जन्म दिया। हार्नी ने ईर्ष्या सहित नारीवादी दृष्टिकोणों को जन्म दिया, और उन्होंने सामूहिक अचेतन के अध्ययन को जन्म दिया। उनका काम विशेष रूप से प्रभावशाली था क्योंकि उन्होंने मनोवैज्ञानिकों के साथ काम जो किया उसको एक तरह से विश्लेषण का पूरा क्षेत्र उन्होंने सौंपा। यहाँ पर हम लोग फ्राय का मानना था कि हम लोग देख सकते हैं कि साहित्यिक आलोचना कॉमेडी के सिद्धांत के लिए फ्रायड को और रोमांस के सिद्धांत के लिए जंग को सबसे अधिक सुझावपूर्ण मानते हैं। एक अन्य साहित्यकार वाव लिखते हैं कि साहित्य के प्रति मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास सामग्री से कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के ताने बाने पर जोर देने के बदलाव से आगे बढ़ता है। इस तरह के उदाहरण के लिए जो हेडन वाइट ने पता लगाया है कि जैसे फ्रायड के विवरण 19वीं सदी के टॉप्स के सिद्धांतों से मेल खाते हैं, जिसे उनका काम किसी तरह से नया रूप देता है। यहाँ विशेष रूप से प्रभावशाली जैक्स लैकन का काम रहा है, जो साहित्य के एक शौकीन पाठक थे और जिन्होंने अपने काम में महत्वपूर्ण अवधारणाओं के चित्रण के लिए साहित्यिक उदाहरणों का उपयोग किया था। लॉकन के सिद्धांतों ने ऐसी आलोचना को प्रोत्साहित किया है जो लेखक पर नहीं बल्कि पाठ की भाषाई प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है, और उन्होंने फ्रायड के सिद्धांत को एक ऐसे स्थान की तरफ व्याख्यायित किया है जहां पर अलंकरण के सवाल, बयानबाजी के सवाल, शैली के सवाल उठाए जा सकते हैं। उन्होंने इस साहित्यिक आलोचना में दिलचस्पी रखते हुए साहित्य को मनोविश्लेषणात्मक पद्धति और अवधारणा से चित्रित करना चाहा और मनोविश्लेषण के आधुनिक आलोचनात्मक उपयोगों में इसका इस्तेमाल करना चाहा। उन्होंने यहाँ पर अहम मनोविज्ञान का विकास किया जो पाठक और पाठ के बीच के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसा कि पाठक प्रतिक्रिया आलोचना के साथ होता है, वह लिखते हैं कि पाठक प्रतिक्रिया सिद्धांत में प्रयोगों से ये पता चलता है कि हम सभी साहित्य को चुनिंदा रूप से पढ़ते हैं, अनजाने में अपनी कल्पनाओं को उसमें हम शामिल कर लेते हैं, और जिसके उदाहरण आप देखेंगे कई बार कई अपराध कथा साहित्य जो है उनको पढ़ करके कई पाठकों के मन में अपराध करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और इसके विपरीत आप देखेंगे कि कई बार आप अपराध कथा साहित्य जब पढ़ रहे होते हैं तो अपराधी को जो हम पाठक होते हैं वो अघोषित शत्रु के रूप में मान लेते हैं। तो मनोविश्लेषण के माध्यम से साहित्यिक कार्यों की जो व्याख्या की जाती है उसमें यह एक प्रमुख बिंदु होता है कि एक संरचित जो पद्धति है उसकी कल्पना पाठक के मन में चलती रहती है। रचनात्मक प्रक्रिया जो है वो एक तरह से जागते हुए सपने देखने के समान है, और इस प्रकार यह एक जन्मजात इच्छा का अनुकरणात्मक और भाव विवेचनात्मक जो प्रतिनिधित्व है उसे रूपक और प्रतीक के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेखक की जो कृति है उसका हम जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं एक आलोचक के तौर पर, तो यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक पद्धति है वो परिभाषित हो जाती है और हम एक अव्यक्त आंतरिक वास्तविकता से रूबरू होते हैं जो लेखक और पाठक के बीच चल रहा होता है। जैसे सपने हैं तो लेखक की जो साहित्यिक रचना है वो निजी जीवन से जब हमें जोड़ती है और हमें महसूस होता है कि लेखक ने जो रचने से पहले इस ख्वाब देखा था उसको पाठक अपने साथ आत्मसात कर पा रहा है। लेखक को एक तर्क संगत आत्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है। उसका अपना जो कमोवेश दर्दनाक जीवन है, अतीत है, सांस्कृतिक आदर्श है जो उसकी आत्मा में व्याप्त है, वो उसकी रचनाओं में साफ साफ नजर आता है। एक ही लेखक की दो कहानियाँ
2 उपन्यास आप भिन्न प्रवृत्ति की देख सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का मनोविज्ञान कितने अलग अलग स्तरों पर सक्रिय होता है। तो यहाँ पर जो मनोविश्लेषणात्मक आलोचना की जो मुख्य प्रवृत्ति है उस पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी साहित्यिक कृति में रचनाकार का अपना मन हमेशा सक्रिय होता है। उसका अचेतन मन रचनाओं में हस्तांतरित होता रहता है। जब वह व्यंग्य कर रहा होता है, जब वह रोमांस कर रहा होता है, जब वो अपराध को चित्रित कर रहा होता है, जब कामुकता को चित्रित कर रहा होता है, तो लेखक और पाठक के बीच जो घनिष्ठ संबंध वहाँ पर हम जो बनता हुआ देखते हैं, तो उसके पीछे मनोविश्लेषणात्मक जो संबंध है वो भी पल बढ़ रहा होता है। दर्शक पाठक किसी भी रचना को तभी पसंद करते हैं जब वो मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति से उत्पन्न रचना होती है। तो एक आलोचना जो मनोविश्लेषणात्मक आलोचना है उसके केंद्र में यही तत्व होता है कि किस तरह से रचना को मनोविज्ञान से जोड़ करके हम देख सकते हैं और मानव मन से जुड़ी हुई यह रचनाएं कितनी ज़्यादा प्रेरक होती हैं, हमें पसंद आती हैं। यह हम सभी अवगत है इस बात से कि जब तक मानव मन से जुड़ी यह रचनाएं हमारे करीब होती हैं तब हम यह महसूस कर रहे होते हैं कि मानव मन से जुड़ी रचनाएं ही हमें कहीं आंतरिक तौर पर पसंद आ रही होती हैं। काल्पनिक जगत में तैर रही रचनाएं शब्द के माध्यम से हमारे दिमाग से जुड़ नहीं पाते और वो मात्र शब्द के रूप में हमारे सामने होते हैं। हम उनको काल्पनिक जगत में अपने यथार्थ जगत में तभी जोड़ पाते हैं, उस कल्पना जगत को अपने यथार्थ से तभी जोड़ पाते हैं जब हम उन रचनाओं में मनोविश्लेषण को देखते हैं। और कथाकार मनोविश्लेषण को जितना ज़्यादा अपनाता है उतना ज़्यादा वह पाठकों से जुड़ पाता है। धन्यवाद।